नमस्कार, जय हिंद। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं सीवी कुमार आप सबों का चाणक्य कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल पे अभिवादन करता हूं। आज का जो मुख्य टॉपिक है हम लोगों के बीच, हम आप लोगों से पिछला क्लास में हम लगातार जो है संविधान का जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो है का मुख्य बिंदुओं को आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे, ये हमने कहा था और अब वो प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज का जो मुख्य बिंदु है, मुख्य टॉपिक है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, मीन्स शासन की संरचना। शासन की संरचना मतलब सरकार का किस तरह से स्ट्रक्चर है, सरकार किस तरह से अपना कार्य करती है, उसको आज हम आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। आशा है कि आप लोग इसे पसंद अवश्य करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट को मुख्य रूप से 3 बिंदुओं में, भारतीय संविधान में मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें पहला विधायिका का मीन्स लेजिस्लेचर, दूसरा कार्यपालिका जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और तीसरा न्यायपालिका जिसको हम जुडिशरी बोलते हैं। इस तरह से सरकार का संरचना जो है 3 पार्ट्स में विभाजित किया गया है। तीनों का कार्य क्षेत्र है, दायरा है, और इस कार्य क्षेत्र में संवैधानिक विधि सम्मत तरीका से सरकार अपना कार्य करती है। अब जैसे प्रारंभ होता है लेजिस्लेचर, विधायिका। जैसा कि विधायिका शब्द मतलब विधान का मतलब होता है कानून। तो लेजिस्लेचर का जो मुख्य कार्य है वो है कानून बनाना। कानून बनाने का कार्य जो है वह विधायिका का है। विधायिका को भारत में 2 स्तर से देखा जा सकता है, एक सेंट्रल जिसको केंद्र, और दूसरा राज्य मीन्स स्टेट। सेंट्रल में जो विधायिका है, लेजिस्लेचर का कार्य करता है, वो है संसद पूरा देश का कानून बनाने का कार्य करता है, जिसको हम पार्लियामेंट भी कहते हैं। और राज्य में जो कानून बनाने का कार्य करता है, हम उसको विधानमंडल कहते हैं। इस तरह से जो केंद्रीय सूची के दायरे में आता है, उस पर केंद्र के द्वारा विधान बनाया जाता है, और जो राज्य सूची के दायरा में आता है उस पर राज्य के द्वारा विधान बनाया जाता है। और जो समवर्ती सूची के बारे में के दायरे में आता है, वो भी संसद के द्वारा ही बनाया जाता है। इस प्रकार से क्लियर हो गया आप लोग कि सब्जेक्ट को बांटा गया है स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब हम लोग जब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, मीन्स कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का जो कार्य है वह है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना, मीन्स कानून को लागू करवाना। और कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं वह भी
केंद्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पे अलग अलग होते हैं। केंद्रीय स्तर पे कार्यपालिका के प्रधान को प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कहा जाता है, और राज्य के स्तर पे कार्यपालिका के प्रधान को राज्यपाल हम कहते हैं। साथ में केंद्रीय स्तर पे राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्रिपरिषद के जितने भी मेंबर्स होते हैं, और राज्य स्तर पे भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और फिर उसमें भी जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं राज्य में भी। इस प्रकार से कहने के लिए तो प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रधान के रूप में माना जाता है, लेकिन जो वास्तविक प्रधान का कार्य है वह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है केंद्र में, और मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है राज्य में। इस प्रकार से हम एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका को भी समझ गए। और अब जब तीसरा पार्ट्स है, थर्ड पार्ट्स, तीसरा भाग, उसको हम कहते हैं जुडिशरी, मतलब न्यायपालिका, मीन्स न्यायपालिका। न्यायपालिका का अर्थ आराम से समझा जा सकता है जिसका संबंध न्याय से हो, जस्टिस से हो। तो न्यायपालिका का कार्य ही है जस्टिस, मीन्स न्याय दिलवाना। न्याय दिलवाना मीन्स इसका अर्थ हुआ कि यदि विधायिका के द्वारा बना हुआ कानून ठीक से लागू हो पा रहा है या नहीं, देश में उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है या नहीं, एग्जीक्यूटिव के द्वारा उसको ठीक से लागू किया जा रहा है नहीं, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को देखने का कार्य, प्रहरी का कार्य, यूँ कहें तो सिक्योरिटी गार्ड का कार्य है न्यायपालिका का। जुडिशरी का कार्य मुख्य रूप से प्रहरी का कार्य है कि विधायिका से जो विधान, जो कानून पास किए गए, क्या वह कानून ठीक तरीके से लागू हो पा रहा है कि नहीं, क्या उनमें कुछ त्रुटियां हैं। इन सारी चीज़ों पर जो ध्यान आकर्षण करने का और ध्यान इस पर निर्णय लेने का भी अधिकार वो है जुडिशरी का, मीन्स न्यायपालिका का। और एक और चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि न्यायपालिका जो है वह लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इन दोनों के बीच में संतुलन का कार्य भी करता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन भी बनाता है, और इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का द्वंद्व या किसी प्रकार का यदि प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उनका भी समाधान, उनको भी जो है समाधान में अपना मार्गदर्शन देता है। एक सलाहकारी संस्था के रूप में भी इनका भूमिका होता है। राज्य को सलाह देना, केंद्र को सलाह देना, इन सारी चीज़ों पर भी जो है न्यायपालिका का अधिकार है। और न्यायपालिका का भी व्यवस्था इस प्रकार से है, जो सेंट्रल में होते हैं, केंद्र में वह सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जिसको हम उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। और उसके बाद जो राज्य में होते हैं, राज्य के प्रधान होते हैं, मुख्य न्यायालय, वो हैं हाई कोर्ट, जिसको हम उच्च न्यायालय कहते हैं। वो सभी राज्य में होते हैं। लगभग अभी 24 उच्च न्यायालय हैं, और एक और उच्च न्यायालय अभी जो आंध्र प्रदेश में जो है कार्यरत है, बनने ही वाला है, कुछ दिन में वो भी कार्य में आ जाएगा। तो वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय हैं, जिसको हम हाई कोर्ट कहते हैं। और उसके बावजूद भी सिविल कोर्ट्स हैं, जिला सत्र न्यायालय हैं, और साथ में कई प्रकार के उपभोक्ता कोर्ट या और भी बहुत सारे जो अमेंडमेंट के साथ जो कानून में संशोधन हुआ है, तो छोटे छोटे कोर्ट, अब तो कई फास्ट ट्रैक अदालत भी बनाने की चर्चा हो रही है देश में। तो ये सारी चीज़ें न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। और न्यायपालिका का एक दायरा होता है, और वो दायरा है कि भारत के संविधान का जो मूल ढांचा है उस पर नज़र बनाए रखना। क्या भारत के संविधान का जो भाषा है
भारत के संविधान का जो भावना है उसके विरुद्ध में विधायिका द्वारा कोई निर्णय भी लिया गया है या उसके विरुद्ध में कोई कानून भी बनाया गया है, इन सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन, उन पर नज़र गड़ाए रखना और उन सारी चीज़ों को एक प्रकार से प्रहरी की भूमिका निभाना जुडिशरी यानी न्यायपालिका का कार्य है। सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र अलग होते हैं। सर्वोच्चतम न्यायालय के होने के कारण जाहिर है कि वह देश का सबसे न्याय के क्षेत्र में, जस्टिस के क्षेत्र में सबसे उच्चतम संस्थान है। उनका जो अधिकार क्षेत्र है वह सर्वोच्च है। साथ में राज्य केंद्र का संबंध जो है उसके बीच में किसी प्रकार की समस्या का जो प्रॉब्लम है, केस स्टडी है, ये सारी चीज़ें भी हाई कोर्ट के भी दायरा में आता है और सुप्रीम कोर्ट के दायरा में भी आता है। फंडामेंटल राइट्स में भी हाई कोर्ट की भी भूमिका होती है और सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका होती है। यदि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार पे किसी तरह का अगर कोई कमियां रह गई हों तो इसमें भी हाई कोर्ट की भूमिका भी महत्वपूर्ण है और साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी हम इस पर अपील कर सकते हैं। तो आज हम आप लोगों के बीच में मुख्य रूप से जो जिन सारी चीज़ों पर चर्चा करने जा रहे चर्चा किए वो यही था कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार का शासन का जो संरचना है उसको आसानी से कैसे समझा जाए। और कुछ लोगों को ये क्लियर नहीं हो पाता है कि आखिर ये क्या, कभी किसी पर कोई विवाद या टिप्पणी, सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो मूल है, जो संवैधानिक जो विश्लेषण है, हम उन सारी चीज़ों को आपके सामने रख चुके हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे ज़रूर आप समझ गए होंगे, या यदि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके भी इस पर हमें राय दे सकते हैं और इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। बाकी जहाँ तक बात है संविधान का विश्लेषण, तो हम लगातार जो है इसका विश्लेषण करते रहेंगे और कोशिश करेंगे, रिसर्च एनालिसिस करेंगे कि आप लोगों तक सही चीज़ें, एग्जैक्ट चीज़ें पहुँचे। और आप लोगों से आग्रह है कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और ताकि हम अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा सकें और अपना हमारा जो सोच है, जो लक्ष्य है कि लगभग भारत के अंतिम व्यक्ति तक जो शिक्षा का जो अलग है, शिक्षा का जो संदेश है, चेंज योर कंप्लीट बिहेवियर इज कॉल्ड एजुकेशन, व्यवहार में पूर्ण रूपेण से परिवर्तन ही शिक्षा कहलाता है। तो एक प्रशिक्षक शिक्षक होने के नाते यह मेरा दायित्व भी है, कर्तव्य भी है कि हम कम से कम भारत, अपने देश के सभी छात्रों से, युवाओं से अपने आइडिया को बांट सकें और उनके अनुभवों को, अपने अनुभवों को शेयर कर सकें और उनके सुझाव को भी एक्सेप्ट करें। और अंत में फिर से आप लोगों से ये आग्रह है मेरा कि आप लोग इस कोरोना पेंडेमिक के काल में अपने आप को सुरक्षित रखें, अधिक से अधिक प्रिकॉशन में रहें, सेल्फ प्रिकॉशन में रहें, ताकि किसी प्रकार का इस तरह का जो महामारी से लड़ने में हम लोग स्वयं को तैयार करें, एक्टिव करें, और हो सके तो हम लोग एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये हमारा संदेश है आप लोगों से। आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः नेक्स्ट क्लास में हम संविधान की कुछ नई बातों के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।